हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में 9th के साइंस मॉडल सेट 2 के प्रत्येक प्रश्न को देखने वाले हैं। इस सेट के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मैंने खुद से टाइप किया हूँ, जो आपको इतना साधारण सरल लगेगा कि आपको याद हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए और इसे परिभाषित कीजिए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। परिभाषा क्या है? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर W/T। W क्या है? कार्य है, और बाई T क्या है? समय है। तो जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए जितना समय लेता है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसको एक और परिभाषित कर सकते हैं एक और तरह से। क्या है? प्रति सेकंड में पूरा होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? आवृत्ति को परिभाषित करें। आवृत्ति जो मॉडल सेट फर्स्ट में भी परिभाषित किया गया है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आवृत्ति कंपित वस्तु में प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मैं बताए थे कि अगर कोई वस्तु कंपित करती है तो उसके तरंग जो होता है, उसकी ध्वनि का तरंग जो होता है, वो इस तरह से गति करता है। तो एक सेकेंड में ये कितना बार दोलन किया, यही संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और मानव का अगर सुनने की ये आवृत्ति सुनने की क्षमता कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इससे कम न सुन सकता है और इससे अधिक भी नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न क्या है? आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? जो पहले भी बता चुके हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.002 इंटू 10⁻23। ये क्या है? एक मोल बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? पहला वीडियो में मोलर द्रव्यमान याद करने का कुछ तरीका बताए थे। परमाणु संख्या याद है तो उसे डबल कर दीजिए। एक दो तत्वों में ऐसा नहीं था रूल, जैसे सोडियम में। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान में उसके मोलों की संख्या से, अर्थात किसी पदार्थ में दो चीज़ पता होना चाहिए, उस पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान और उसमें कितना मोल उपस्थित है। तो दोनों को अगर भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा उसी को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान, उस वस्तु का भार, और मोलों की संख्या, उसमें कितना मोल उपस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें क्या होती है? तो एनोड से उत्पन्न होने वाली वे धन आवेशित किरणें जो कैथोड की ओर जाती है, उसे केनाल किरणें कहते हैं। ये तो सिंपल सा परिभाषा है कि एनोड से उत्पन्न हुआ जो धन आवेशित किरणें
अर्थात प्लस चार्ज वाली किरणें, और कैथोड की ओर जाती है। लेकिन एनोड और कैथोड क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं चित्र में कि ये जो किरण है वो क्या होती है, करंट मान लेते हैं, बिजली। अब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कोई बैटरी है जो इस तरफ से प्लस सेल है, इस तरफ से माइनस सेल है। तो ये किरणें जो होती है, कैनाल किरणें, वो प्लस धन आवेशित किरणें होती है जो प्लस चार्ज से निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सब में इस तरह का तीर लगा हुआ है, ठीक है। और ये निकल निकल कर कहाँ जा रही है, ये माइनस चार्ज की ओर घुस रही है। तो ये जो है वो एनोड कहलाती है और ये जो है वो कैथोड कहलाती है। तो ये कैनाल किरणें एनोड से निकल कर और कैथोड में प्रवेश करती है, इसी को क्या कहते हैं, कैनाल किरणें। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखें। कितने संक्रामक रोग का नाम लिखना है, 2। संक्रामक रोग क्या होता है, तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है उसके संपर्क में आने से। तो वो क्या है, चेचक है, मलेरिया है, कोरोना है। 3 लिखा हुआ है, आपको 2 ही लिखना है। जानकारी के लिए, याद रखने के लिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, कौन स्वस्थ है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ कौन सा एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो यही बोलेंगे कि जो शरीर से ठीक ठाक है, उसे कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस ऐसा नहीं कहता। साइंस कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो ही, लेकिन उससे अतिरिक्त मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव से मुक्त हो। जो व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव से मुक्त है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, उसे साइंस एक स्वस्थ व्यक्ति कहता है। तो शारीरिक रूप से हो सकता है स्वस्थ है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव उसे में ना हो। तो अगर देखा जाए तो हर कोई बीमार होता है, शायद ही कुछ खुशियों का पल हो आता होगा जिस समय वो स्वस्थ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। पहला, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है तो ये किन कारणों से होता है, उसके गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। तो किसी पिंड में उपस्थित वह ऊर्जा जो उस पिंड के गति के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा क्या है कि अगर कोई पिंड अर्थात कोई वस्तु गति करती है तो उसके गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए बंदूक की गोली, बहता जल, हवा, गतिज ऊर्जा इसमें क्या होता है, इत्यादि में गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है क्योंकि ये गति में होते हैं। और गति में लाने के लिए पहले ऊर्जा दिया जाता है और गति में आ जाने के बाद उसमें ऊर्जा अपने आप आती है, जिसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान, उस वस्तु के भार पर। अगर अधिक भार वजन वाला होगा तो शायद गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाए, लेकिन हल्का होगा तो अधिक हो जाए। वेग दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु भारी है और वेग अधिक है तो हो सकता है वो वस्तु अधिक गति करे, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। वेग यानी कितनी रफ्तार से चल रहा है और द्रव्यमान अर्थात वह वस्तु कितना वजनदार है, ये दोनों पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दो तरंग यहाँ पे दिया गया है और दोनों के को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इमेज की अनुदैर्ध्य तरंग किस तरह से दिखता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो ये तरंग अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो इस तरह से चलती है, ठीक है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो इस तरह से चलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है और ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग भी टाइप का थोड़ा होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग एल पूरा लंबा लंबा होता है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का इमेज से पता चल गया कि ये किस तरह से होते हैं। अब इन्हीं इमेजों के आधार पर हम क्या करेंगे, दोनों को परिभाषित करेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों को देखते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कण जो होते हैं वो संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं उसी दिशा में कंपन करते हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे अंतर भी लिख दिया गया है ताकि अगर क्वेश्चन अंतर में पूछे तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इतना सारा लिख सकते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पूछा जाए तो इतना सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात जिस दिशा में तरंगे जा रही है उसी दिशा में जाती है। और अनुप्रस्थ तरंगे के कण जो होते हैं उस संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत का अर्थ होता है लंबा लंबा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचारित होती है, तीनों माध्यम में जा सकती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो केवल ठोसों तथा द्रवों के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं वो संपीड़न और विरल के रूप में संचरित होती है। संपीड़न और विरल, कभी सामने आ जाती है, सट जाती है, और कभी थोड़ी सी फैल जाती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो श्रृंगों और गर्तों के रूप में संचरित होते हैं, जो इस तरह से होते हैं। ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है, ठीक है। अगला क्या है कि ये तरंगदैर्ध्य तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है उसको एल तरंगे भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है। दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे को टी तरंगे भी कहा जाता है। तो इसे टी से सूचित किया जाता है, जबकि इसे एल से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोल में बदलें। किस में बदलना है, मोल में बदलना है, अर्थात मोल ज्ञात करना है। और मोल किसका ज्ञात करना है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न पहले देखते हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, अर्थात 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करना है। तो दिया क्या क्या है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 12 ग्राम लिखा है तो ग्राम में है तो द्रव्यमान है। और फिर मोलर द्रव्यमान, मोल ज्ञात करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होगा, द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है, तो बताए थे कि ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है एक अणु का, जिससे ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O2। तो एक ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है। और यहाँ पे दो अणु दिया गया है O2। ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस कभी भी अकेला नहीं होता है, ये O2 के रूप में होता है। तो यहाँ पे दो अणु हो गया ऑक्सीजन का, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 U। क्या आएगा, 32 U। अब मोल ज्ञात करना है तो मोल बराबर हो गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान।
ठीक है। अब द्रव्यमान 12 है तो ऊपर 12 लिखें, और मोलर द्रव्यमान हमारा निकल के आया है 32, तो नीचे 32 लिखें। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.375 मोल। 0.375 मोल, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो बी है, उसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पूछता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। तो CO2 का मोल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान तो दिया गया है 22 ग्राम, लेकिन मोलर द्रव्यमान को निकालना पड़ेगा। ये क्योंकि यहाँ पे दो तत्व है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। अब कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ठीक है, प्लस और O2। तो ऑक्सीजन में 2 अणु है, एक अणु का 16, तो 2 अणु का कितना हो गया, 16 दूना 32। अब 12 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 44। अब मोल ज्ञात करेंगे, मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को ऊपर 22 और नीचे 44 मोलर द्रव्यमान। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 मोल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे मोल दिया गया है और द्रव्यमान ज्ञात करना है। ऊपर क्या देखे, द्रव्यमान दिया गया था, मोल ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा जो है। तो मोल दिया गया है 10 ग्राम, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो ये जल का पूछ रहा है, जल का होता है H2O। तो H2O हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1, इसके 2 अणु से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 अणु अर्थात मोलर द्रव्यमान 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18। मोलर द्रव्यमान निकल के आया 18। अब द्रव्यमान क्या है, निकालना है। तो मोल बराबर क्या, अभी सूत्र देखे ऊपर में, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब क्या है, द्रव्यमान, या फिर लिख सकते हैं कि द्रव्यमान, इसको क्रॉस वाइज मल्टीपल करेंगे तो ये द्रव्यमान इधर आ जाएगा, और मोल जो है वो मोलर द्रव्यमान के साथ मल्टीपल करेगा। तो द्रव्यमान बराबर आया मोलर द्रव्यमान इंटू मोल। अब मोलर द्रव्यमान और मोल को मल्टीपल करेंगे, मोलर द्रव्यमान कितना था, 18, और मोल कितना दिया गया है, 10। अब दोनों मल्टीपल करेंगे तो 180 ग्राम इसका द्रव्यमान निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण के साथ परिभाषित करें। उदाहरण के साथ क्या करना है, परिभाषित करना है। 2 प्रश्न दिया गया है, दोनों प्रश्न को उदाहरण के साथ डिफाइन करना है। अब पहला है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो संयोजकता को पहले परिभाषित करेंगे। संयोजकता एक संख्या है। संयोजकता क्या है, एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। जो क्या प्रदर्शित करता है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है, या क्या करता है, खोता है। जैसे परमाणु की प्रवृत्ति होती है, जितने भी तत्व होते हैं वे तत्व क्या करते हैं, या तो परमाणु खोते हैं या तो परमाणु प्राप्त करते हैं। तो जितने खोते हैं या प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई तत्व यहाँ पे लिखाएगा तो क्या है, जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से
या किसी अन्य तत्व के परमाणु से संबंध बनाता है। और ये खोता और प्राप्त करता कब है? जब एक तत्व अपने ही तत्व के परमाणु से संबंध बनाता है या दूसरे अन्य तत्व के परमाणु के साथ संबंध बनाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोया जाता है और प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि H2O है जो जल का सूत्र है, तो H जो है वो हाइड्रोजन के तत्व है, हाइड्रोजन है, और O जो है वो ऑक्सीजन है। यार ये दोनों के बीच संबंध बनाया गया है। तो जब ये दोनों संबंध बनाया होगा तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन अपने दो परमाणु को क्या किया है? खोया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु प्राप्त किया है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये खोया है और ये प्राप्त करके दोनों आपस में क्या किए हैं? संबंध बनाए हैं। तो ये जितने भी परमाणु खोया जाता है या प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पहले से इसके पास एक परमाणु था और एक अणु पहले से इसके पास था और एक प्राप्त किया है। ठीक है, एक प्राप्त किया है ये और 2 बनाया है, तो इसका संयोजकता 1 है, जबकि ऑक्सीजन 2 खोया है तो इसका संयोजकता 2 है। जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजकता क्या है? 1। अब ये 1 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो वो 2, 8, 8 के फॉर्म में 9th क्लास के सिलेबस के अनुसार 2, 8, 8 के फॉर्म में आप तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले में 2 रखे। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। जब 11 को डिफाइन करेंगे तो 2, 8, 10 और 1, 11। 2 पहला में, 8 दूसरा में, तीसरा में 8 तो बचा नहीं, तो 1। तो ये क्या करता है? 1 खो देता है, 1 किसी को दे देगा। अगर इसके पास 4 से अधिक रहता तो ये प्राप्त करता, 4 से कम रहता है तो खो देता है। ठीक है, तो ये खो देगा और जब किसी को देगा तो उस पर ऋण होगा कि नहीं? उस पर कर्ज होगा तो ये प्लस चार्ज बनाता है, देगा तब, और लेगा तो कर्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज बनाएगा। अब एल्युमिनियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 8, 2, 3। इसका अर्थ क्या है कि एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो 13 है। कितना है? 13। तो 2 पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3 रखेगा, 8 इसके पास नहीं है, तो ये 4 से कम है, तो 4 से कम है तो 3 खो देगा, तो संयोजकता इसका कितना है? 3। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? ये 4 से अधिक है ना? तो ये क्या करेगा? 1 प्राप्त करेगा, ये खोएगा नहीं, 7 नहीं खोएगा, तो 1 प्राप्त करेगा तो ये माइनस चार्ज बनाएगा। तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज बाद में देखेंगे। तो संयोजकता इसका कितना हो गया? 1। ये 1 खोया, 1 प्राप्त किया इसलिए इसका 1। ये 3 खोया तो इसका संयोजकता 3, और ये 1 खोया तो इसका संयोजकता 1। तो इस तरह से संयोजकता क्या है? एक संख्या है जो संबंध बनाते समय तत्व जब अपने परमाणु या अन्य तत्व के परमाणु के साथ संबंध बनाता है तो यह खोता है या प्राप्त करता है, उसी संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। उम्मीद करते हैं संयोजकता आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है संभारिक। संभारिक से आप क्या समझते हैं? संभारिक क्या होता है? समभारिक, सम यानी समान और भारिक यानी भार, यानी वे तत्व जिनके द्रव्यमान अर्थात भार एक समान हो। यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा है समभारिक, एक समान भार हो, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हो, समभारिक कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं आर्गन के। ठीक है, तो आर्गन के जो है और पोटेशियम के जो देखते हैं और कैल्शियम के समभारिक हैं।
ठीक है, क्योंकि ये तीनों की परमाणु भार क्या है, 40 समान है। मतलब कि ये परमाणु संख्या आर्गन के 18 है, पोटेशियम के 20 है, कैल्शियम के पोटेशियम के पोटेशियम के 19 है। ठीक है, पोटेशियम के क्या है, 19 है और कैल्शियम के 20 है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सबका परमाणु संख्या समान है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हुए, समभारिक परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन ये तीनों तत्व के जो परमाणु भार हैं, जो द्रव्यमान है, वो एक समान है, सबका 40 है। अर्थात ये सबका परमाणु भार जो है वो 40 है, लेकिन परमाणु संख्या जो है 18, 19, 20 ये अलग अलग है। तो इसी को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अर्थात वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो, ठीक है, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है। पहले वीडियो में देख चुके थे टीकाकरण क्या होता है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक दिया गया है, आप वहां पे चेक करके देख सकते हैं। तो टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रामक रोग होने की संभावना को कम कर देता है। पहला आवश्यकता क्या है कि टीकाकरण अगर किसी बच्चे को दिया गया तो उससे के शरीर में रोग होने की संभावना कम हो जाता है, जो संक्रमण से फैल रहा होता है। दूसरा क्या है, टीकाकरण से चिकित्सा पर कम खर्च होता है। अगर टीकाकरण किया गया है और इंसान बीमार नहीं पड़ रहा है या बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा है तो उस पर कम खर्च किया जाएगा और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। और जीने की जो उम्र होती है, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कितना साल जी रहा है, 40, 60, 80। तो अभी जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष है, पहले तो बहुत अधिक था, तो ये बढ़ जाती है। अगला क्या है, होने वाली बीमारियां से स्वयं को रक्षा किया जा सकता है। अगर टीकाकरण करते हैं तो जो बीमारियां होने वाली है उससे हमारी रक्षा होती है। समुदाय में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा कम हो जाता है। टीकाकरण लिए हुए हैं तो कम लोग इससे इन्फेक्शन होगा और कम लोग होगा तो फिर ये कम फैलेगा। बचपन में टीकाकरण करवाने से बच्चे की शारीरिक वृद्धि बेहतर तरीके से होती है। अगर बचपन में बच्चे का टीकाकरण किया गया है तो उसका शारीरिक वृद्धि बेहतर होगा। अन्यथा अगर रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसका वृद्धि कम हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर किस में लड़ने में लग जाएगा, रोग से लड़ने में लग जाएगा, तो विकास कब करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। पहला चीज़ क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। तो ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ये ऑक्साइड जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये क्या बनाए, नाइट्रिक अम्ल बनाए। पौधों के जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है। अर्थात जब वर्षा होती है और ये नाइट्रिक अम्ल वर्षा के साथ मिट्टी में आती है और मिट्टी में मिल जाती है, तो पौधे के जड़ों में जो जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु, वो क्या करते हैं, इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं।
और पौधे इस नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं। जब ये जीवाणु नाइट्रेट में बदल दिए तो पौधे नाइट्रेट को ग्रहण कर लिए, क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे कभी भी नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। और पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट को प्रोटीन में, फल में, पत्तियों में, या फिर अपने फूलों में विभिन्न तरह से प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं तो इन पौधों को खाने वाले जंतुओं को, ठीक है, या मार कर खाते हैं। अगर इन पौधों को जो जंतु खाया या उस जंतु को कोई जंतु से मार कर खाया तो ये प्रोटीन उनके शरीर में चली जाती है और संग्रहित हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्योंकि वो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन का ही रूप होता है। तो इस तरह से 3 स्थान पर, पौधे में, उसे जो खाया उसके शरीर में, और उस जंतु को जो दूसरा जंतु खाया उसके शरीर में, तीनों में क्या होता है, ये नाइट्रोजन संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सिंपल संक्षिप्त में कि क्या है ये। तो देखो, नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है और ये ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा होती है तो जल से मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और फिर जो पौधे के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है वो इसे नाइट्रेट में बदल देता है। अब ये नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे इसे प्रोटीन में बदल देते हैं, और ये प्रोटीन पौधे में एवं जीव जंतुओं में, अर्थात जो इस पौधे को खाता है या उस जो खाया उस जीव जंतुओं में क्या होता है, ये संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाएगा तब यह नाइट्रोजन फिर पुनः कहाँ चला जाएगा, तो ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में मिल जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कोई द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 15 केजी का द्रव्यमान है, उसका भार 15 केजी है और 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील चल रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऊपर में गतिज ऊर्जा का सूत्र देखे थे, यहाँ पे निकालेंगे। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 15 केजी दिया गया है, वेग कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और गतिज ऊर्जा जो है वो कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू द्रव्यमान गुना वेग पर पावर 2 गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब 1/2 द्रव्यमान 15 केजी है और वेग 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया कि 4 पर स्क्वायर को हल करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब आपस में सबका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 120 जूल। तो 120 जूल क्या हो गया, आंसर। ये कितना गतिज ऊर्जा आएगा, तो 120 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 16वां प्रश्न है, बोलता है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यताप्रास क्या है, अर्थात सुनने की जो ध्वनि, जो आवाज़ होती है वो कितना से कितना के बीच में सुन सकता है, कितना कम सुन सकता है और कितना अधिक सुन सकता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी, कितनी बार कंपन करेगी, अर्थात ये आवृत्ति पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कितना है मनुष्य का श्रव्यताप्रास। तो सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यताप्रास, सामान्य मनुष्य, अगर कोई अजूबा रहेगा
तो वो अधिक भी सुन सकता है, कम भी सुन सकता है, उसकी बात नहीं। सामान्य मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अर्थात 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को ये नहीं सुन सकता मनुष्य, और 20,000 हर्ट्ज ध्वनि से अधिक ये नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को जो सुनता है उसमें दो उदाहरण आप याद रखेंगे। पहला है बच्चा जो जन्म लिया है, और दूसरा है कुत्ते जो 20 हर्ट्ज से भी काफ़ी कम ध्वनि को सुन लेते हैं। जबकि 20,000 हर्ट्ज ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं वो चमगादड़ उत्पन्न करते हैं। आपने कभी भी चमगादड़ की आवाज़ें नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये 20,000 से अधिक हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप जाने तो क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है इसको। ठीक है, आप प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न नीचे दिया गया है। तो ध्वनि की आवृत्ति कितने दिया गया है, तो 100 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, आवृत्ति कितने दिया गया है, 100 हर्ट्ज। अब कितना बार ये कंपन करेगी, अर्थात कंपनों की संख्या पूछा जा रहा है। समय कितना दिया गया है, 1 मीटर अर्थात 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट कितना है, 60 सेकेंड। अब कंपनों की संख्या ज्ञात करना है कि ये कितना बार कंपन करेगी। तो कंपनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्वनि की आवृत्ति और उसके समय को आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति 100 दिया गया है और समय 60 सेकेंड, तो ये कितना आया, 6000 बार कंपन करेगी। क्योंकि कंपन को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रति सेकेंड में कंपन को निकालते हैं। तो कितना आएगा, 6000 बार ये कंपन करेगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों के बीच तुलना करना है, तीनों के बीच अंतर लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो परमाणु के 3 भाग में विभाजित किया गया है। या फिर कह सकते हैं कि परमाणु में 3 कण उपस्थित होते हैं, जिसका पहला का कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उनके कक्ष के LM जो कक्ष होते हैं उनमें ये क्या करता है, गति करता रहता है। अब तीनों में अंतर देखते हैं। पहला क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। पहला अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश के होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश के होते हैं, अर्थात इस पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश के होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, ना ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। दूसरा अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन का इकाई आवेश जो होता है, एक इकाई का आवेश जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन का इकाई आवेश अर्थात प्रोटॉन के एक इकाई का आवेश सेम होता है, जितना होता है इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का होता है। लेकिन केवल इतना डिफरेंट है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है जबकि प्रोटॉन प्लस में होता है। न्यूट्रॉन का इकाई आवेश जो होता है, एक इकाई का आवेश होता है, वो 0 होता है, इसीलिए यह क्या होता है, उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो यह होता है 9.108। ठीक है, और ये 10⁻⁻31 ये इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻27 इसका द्रव्यमान होता है। ये थोड़ा याद करने की चीज़ है, आप इसे याद कर लेंगे। और इसका द्रव्यमान सेम होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो अलग होता है। और अंतर को देखते हैं, और अंतर क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन
परमाणु के कक्ष में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के कक्ष में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, और न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत E है, प्रोटॉन का संकेत P है, न्यूट्रॉन का संकेत N है। तो ये दोनों साधारण सा अंतर है, इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान को केवल याद कर लेंगे, बाकी ऐसा कोई सा अंतर नहीं है जिसे आप नहीं याद हुआ होगा या नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो B है, ये A था, B है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहले समस्थानिक का नाम H है, दूसरे का D है, तीसरे का T है। तो प्रत्येक में पाए जाने वाली 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करना है, जिसका मोलर द्रव्यमान कण कितने हैं, ठीक है, और इसके परमाणु संख्या कितने हैं, इस तरह से क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, नाम दिया गया है। जो H जो है हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक जो है उसका नाम है प्रोटियम, ठीक है, और D जो है हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है वो है ड्यूटेरियम, ये दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरा का जो नाम है जिसको T प्रश्न में दिखाया गया है उसको कहते हैं ट्राइटियम। तो परमाणु के 3 समस्थानिक 3 नामों से इंकित किया जाता है। अब संकेत या सूत्र देख लेते हैं। तो प्रोटियम जो है वो H और वह इसके आगे लिखा है 1/1, ठीक है, और इसका जो संकेत जो होता है वो होता है H से इसको डिनोट करते हैं। अब दूसरा है ड्यूटेरियम, इसका होता है H और इसके आगे लिखा हुआ है 1/2। ऊपर का 1 जो है वो परमाणु संख्या इंकित करता है, जबकि नीचे का 2 जो है वो इसके परमाणु द्रव्यमान को इंकित करता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो D से। तीसरा है ट्राइटियम, ये H और 1/3, ठीक है, 1 परमाणु संख्या और 3 जो है परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो T से। अगर आप इतना याद करते हैं H 1/1, 1/2, 1/3, तो द्रव्यमान क्या है 1 2 3, नीचे का 1 इसका, नीचे का 2 इसका और नीचे का 3 इसका, 1 2 3, जबकि परमाणु संख्या सबका क्या है, सेम है, क्योंकि सबके ऊपर क्या है 1 लगा हुआ है। अब प्रोटॉन कितना है इसका, तो प्रोटॉन उतना ही होता है जितना परमाणु संख्या होता है, अर्थात परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होता है, सेम होता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों का तीनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो द्रव्यमान और परमाणु संख्या को घटा कर लाया जाता है। जब द्रव्यमान को और परमाणु संख्या को आपस में घटाते हैं तो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या द्रव्यमान 1, यहाँ पे परमाणु संख्या 1, दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 2, यहाँ पे परमाणु संख्या 1, जब आपस में घटाएंगे तो आएगा 1। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, जब आपस में घटाएंगे तो आएगा 2। तो उम्मीद करते हैं इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप केवल ये नाम को याद कर लेंगे और ये द्रव्यमान नीचे का जितना भी दिया गया है 1 2 3 उसको लिखेंगे, और फिर परमाणु संख्या जो इसका सबका 1 होता है, प्रोटॉन में भी 1 लगा देना है, इलेक्ट्रॉन में भी 1 लगा देना है। केवल न्यूट्रॉन में क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें, अर्थात मृदा का जो निर्माण कैसे होता है इसकी व्याख्या करना है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। थोड़ी सी परिभाषा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यह अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष से बनी है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। जो शुरू होता है इसका निर्माण वो कब होता है, चट्टानों के टूटने से होता है। और ये
टूटता क्यों है? तो टूटने का यह प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, वर्षा हो रही है तो भी टूटेगी आपस में। जब अधिक वर्षा होगा और बहेगा तो पत्थर आपस में टकराएंगे, टूटेंगे ही। अब बर्फबारी होगा तो भी टूटेगा, या बर्फ होगा पत्थर में जब चला जाता है तो क्या होता है, बर्फ जब सूखता है और फैलता है तो उसके साथ ये क्या होता है कि पत्थर भी फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण पत्थर टूटती है। हवा के टकराने, हवा चलेगी टकराएगा। ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। यह टूटने की प्रक्रिया वर्षा से बर्फ, हवा, ग्लेशियर, उसी को बर्फ कहेंगे, बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। और रासायनिक कारण में अगर देखें तो ये क्यों टूटता है, तो नमी और वायु रासायनिक के कारण ये टूटती है। ठीक है। अब विभिन्न रासायनिक यौगिक जो है पानी में घुलकर रासायनिक क्रियाएं करती है। जो पानी में घुल जाता है यौगिक, और ये क्या करते हैं, जब पत्थर में जाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण पत्थर में हलचल होती है और वो टूटती है, जिससे चट्टानें मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। टूटकर मिट्टी में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब बाद में इस मिट्टी में क्या होता है, खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष मिश्रित हो जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात जब ये सब नहीं मिश्रित होते, नहीं मिलता है, पौधे या जीव जंतुओं का अवशेष जब तक उस टूटे हुए पत्थरों में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा, तब तक वह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है। और जब ये सब मिलता है तभी वह मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होता है। जिस तरह से एक कंप्लीट मृदा का, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। तो एक अगर लाइन में कहा जाए तो मिट्टी का निर्माण पत्थरों के टूटने से ही होता है। और ये क्यों टूटता है, इसके दो कारण हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। और जब जीव जंतुओं का अवशेष या खनिजों का अवशेष इसमें मिलता है तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण के कारक और उसके बचाव के उपायों को लिखना है। संक्रमक ऐसा रोग होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, तो इसके क्या कारण है। ठीक है, इसको लिखना है। तो देखते हैं संक्रमक के पहले कारण देखते हैं, उसके बाद इसके बचाव के उपाय देखेंगे। तो संक्रमक के कारण क्या है, तो व्यायाम ना करना। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो संक्रमक हमारे शरीर में फैलने की संभावना क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, हमारा शरीर उससे लड़ नहीं सकता है। फिर दूसरा कारक क्या है, तो स्वच्छ वातावरण में ना रहना। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लेंगे, स्वच्छ वातावरण में ना रहना। जब हम साफ सुथरे वातावरण में नहीं रहेंगे तब ये संक्रमण का कारण बनता है। तीसरा क्या है, संक्रमित लोगों के संपर्क में आना। जब हम संक्रमित लोगों के संपर्क में आएंगे तो ये संक्रमण का कारण बनता है। यहाँ पे होगा अस्वच्छ वातावरण में रहना। ठीक है, साफ सुथरा वातावरण में ना रहना। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, जूठन खाद्य पदार्थों का सेवन करना। किसी दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसके जूठन का हम लोग या कोई मनुष्य सेवन करता है तो यह संक्रमण का कारण बनता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके जूठन खाने से। ठीक है, आप यहाँ लगा सकते हैं संक्रमित। दूसरे के वस्त्रों का प्रयोग करना। दूसरे के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके वस्त्रों का अगर प्रयोग करते हैं तो यह कारण बनता है संक्रमण का। संक्रमित रोगों के ब्लड को चढ़ाना। जो व्यक्ति संक्रमित है अगर उसके ब्लड को हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है तो भी। शारीरिक संबंध बनाना। शारीरिक किसी तरह से भी संबंध अगर बनाया जाता है, गले लगाया जाता है, चूमा जाता है, ठीक है, तो किसी तरह से भी शारीरिक संबंध बनाने से ये संक्रमण का कारण बनता है। अब देखते हैं इसके बचाव के उपाय, इसको कैसे बच सकते हैं इससे। तो बचाव के उपाय क्या है, साफ पर्यावरण में रहना, व्यायाम करना। जो ऊपर है उसका आप विपरीत लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है, आप उसको भी याद रखेंगे। तो साफ पर्यावरण में रहना चाहिए
ताकि संक्रमण से बचा जा सके। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे अधिक भीड़ हो वैसे स्थानों पर। सूक्ष्म जीव से बचने के लिए हमेशा साफ जल पीना चाहिए। सबसे ज़्यादा संक्रमण जो होता है वो जल के कारण ही होता है, इसीलिए ये साफ जल पीना चाहिए। खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों के नज़दीक नहीं रहना चाहिए, क्या पता वो संक्रमित हो और उससे आपको संक्रमित कर दे। अनजान व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जो अनजान है उन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उसके पीछे वो काफ़ी बीमारी उसके अंदर उपस्थित हो। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ आप वीडियो समाप्त होता है और इतनी मेहनत हम करते हैं तो एक मेहनत आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि इनका फ़ायदा वे भी उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।